हेलो एवरीवन, मैं हूं रामजी सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज क्या होता है, फिर हम लोगों ने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज को समझा था, फिर हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने समझा था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और बोर्ड पर हम जो भी लिखें उसे जरूर लिखिएगा। लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th तक के लेवल में हम लोगों को सिर्फ 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शन समझना है। हम लोग डायग्राम के रूप में सबसे पहले कॉपी पर चारों रिएक्शन को नोट डाउन कर लेंगे। पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ में सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हम लोगों को अभी समझनी है। दूसरी रिएक्शन हम लोगों को समझनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 और भी टाइप हैं, जो इसी चैप्टर में हम लोग जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे तब समझेंगे। तीसरी रिएक्शन हम लोगों को समझनी है जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो चौथी और लास्ट रिएक्शन हम लोगों को समझनी है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी रिएक्शंस बहुत ही आसान रिएक्शन है। अब हम लोग एक एक करके चारों रिएक्शन को समझेंगे। तो आप अपनी कॉपी पर इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अब हम लोग सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझेंगे। हेडिंग लगा लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? क्लास में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे, उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो हम लोग उसे बोलते हैं या स्टूडेंट पीसीएम कॉम्बिनेशन का है। अगर किसी स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो हम लोग बोलते हैं या स्टूडेंट के पास पीसीबी कॉम्बिनेशन है। हम लोगों को समझ आ रहा होगा, पीसीएम, पीसीबी कॉम्बिनेशन। फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, मैथ एक अलग सब्जेक्ट है। यहां पर भी फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम लोग इसे आपस में जोड़ देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ए पीसीएम कॉम्बिनेशन है, ए पीसीबी कॉम्बिनेशन है। केमिकल रिएक्शन में भी कॉम्बिनेशन का लगभग वही मतलब है। मान लीजिए हमारे पास
दो रिएक्टेंट हैं, पहला रिएक्टेंट ए है और एक और हमारे पास रिएक्टेंट है जिसे हम लोग बी बोल देते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं होता, सिंपल सा बस यही बोलता है कि अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट हम लोग लें, रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिले वो सिंगल होना चाहिए। जो ये अलग अलग रिएक्टेंट हैं ए और बी, रिएक्शन होने के बाद जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला, जो नया सब्सटेंस मिला, वो एक होना चाहिए, ए बी। मतलब एक ए रिएक्टेंट हो गया ए, एक रिएक्टेंट बी हो गया। रिएक्शन होने के बाद अगर हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। हम लोग आइए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a chemical reaction in which two or more substances combines form one substance in a chemical reaction। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हैं और रिएक्शन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिले वो सिर्फ एक हो तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन होने के बाद हमें ए बी एक प्रोडक्ट मिला तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। हम लोगों को जो मेनली याद करने हैं वो जो हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शन हुए हैं उन्हें हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी हैं, जिनमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाया गया है, उन्हें हम लोग समझेंगे। तो अब आप इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। अगले स्लाइड पर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। इनसे संबंधित जो एक्टिविटी हैं उन्हें हम लोग समझेंगे, उनका मतलब क्या है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत सबसे पहली एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दी गई है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी को हम लोग पहले ही 2 बार इस चैप्टर में समझ चुके हैं। इसकी हम लोग एक बार पुनः रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन होती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आपस में मिलने के बाद जो नया सब्सटेंस मिलता है, प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, वो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग इसे बैलेंस कर लेते हैं। Mg2 आगे लगेगा, यहां पर Mg हो गया क्योंकि ऑक्सीजन 2 था, यहां पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस एक्टिविटी को हम लोग बहुत डीप से नहीं समझेंगे क्योंकि हम लोग 2 बार समझ चुके हैं। हम लोगों ने देखा था, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, फिर उस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ करते हैं। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हम लोगों ने देखा था
मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलती है और हम लोगों को जो लास्ट में एस मिलती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। बस इस एक्टिविटी में हम लोगों को इतना ही समझना है और इतना हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत दूसरी रिएक्शन हम लोगों को समझनी है, वो एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी गई है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ अगर हम लोग कराएं तो क्या मिलेगा? अच्छा, हम लोगों को एक बात ध्यान देनी है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोला जाता है। कभी कभी एमसीक्यू टाइम में पूछ लिया जाता है क्विकलाइम क्या होता है, तो हम लोगों को याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं। अब हम लोग इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बहुत हीट जनरेट होती है हम लोगों को। अब हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है। अगर नहीं बैलेंस है तो हम लोग इसे बैलेंस करेंगे। यहां पर ऑक्सीजन एक यहां है, एक यहां है, तो रिएक्टेंट साइड दो है, प्रोडक्ट साइड भी दो है। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड दो है, प्रोडक्ट साइड भी दो है। मतलब हमारा जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है वो पहले से बैलेंस है। अब हम लोग इस केमिकल रिएक्शन की स्टेट लिख लेते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सॉलिड होता है। H2O वाटर हम सभी लोग जानते हैं लिक्विड होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है और हीट जनरेट होती है। अब जो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नया प्रोडक्ट बना, हम लोगों को ध्यान देना है इसे, इसका एक और नाम होता है, बहुत ही फेमस नाम है, हमें याद रखना है। इसे बोला जाता है स्लेट लाइम। अब हम लोग जब इस केमिकल रिएक्शन को किया जाता है बहुत सारी हीट जनरेट होती है, इसलिए केमिकल रिएक्शन एक इज़ोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की हम लोग एक एक ऑब्जर्वेशन कॉपी पर नोट डाउन कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन जो होती है, इस रिएक्शन को जब करवाया जाता है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो हम लोग लिख लेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका सिंपल सा मतलब हुआ यह एक इज़ोथर्मिक रिएक्शन है।
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन को अच्छे से समझा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता था? ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। और जिस भी रिएक्शन में हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती थी, रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती थी, वह एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता था। दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है कि जिस भी बीकर में इस कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करवाया जाता है, वह बहुत ही हॉट हो जाता है। भैया ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए जिस भी बीकर में हम लोग इस रिएक्शन को करवाएंगे, वो हॉट हो जाएगा। अब अच्छा, हम लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम लोगों के घरों पर जो दीवार होती है उसे व्हाइट रखने के लिए कुछ सालों में, 2-3 साल में एक बार पेंटिंग की जाती है। और जो पेंटिंग सबसे पहले की जाती है दीवार को व्हाइट बनाने के लिए, वो कुछ और नहीं, यही स्लेट लाइम होता है। अगली स्लाइड पर हम लोग अच्छे से समझेंगे ये दीवार को व्हाइट कैसे कर देता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन होती है कि इस रिएक्शन को करवाने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे शॉर्ट में स्लेट लाइम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है स्लेट लाइम। इज फॉर्म्ड। चौथी ऑब्जर्वेशन, हम लोगों ने देखा था जब दो रिएक्टेंट हो, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, अगर रिएक्शन होने के बाद एक प्रोडक्ट मिले, हम लोगों को एक ही प्रोडक्ट यहां पर दिखाई पड़ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो रिएक्टेंट हो और सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। बोर्ड में कभी कभी रिएक्शन दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है यह किस प्रकार का रिएक्शन है, तो हम लोगों को याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, हम लोग ये जो रिएक्शन है इसे भी नहीं भूल सकते, इसे भी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, और इसकी जो ये ऑब्जर्वेशन है इन्हें भी हम लोगों को याद रखना है, ये भी बोर्ड में पूछ ली जाती हैं। एक और बात हम लोगों को याद रखनी है, जो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इसका एक और नाम होता है, इसे सिंथेसिस रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है सिंथेसिस रिएक्शन। इसे आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अब जो ये हम लोगों को नया प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम, इसी का एक और रिएक्शन होता है जिसे हम अगली स्लाइड पर समझेंगे। आप इस स्लाइड पर जो भी लिखा है इसे एज इट कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें हम लोग इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और रिएक्शन होता है उसे समझेंगे। अब अगली हेडिंग लगा लीजिए। अगली हेडिंग है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था तो हम लोगों ने पाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें एज प्रोडक्ट मिलता है, जिसे हम लोग स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। अब उसी स्लैक्ड लाइम सॉल्यूशन को दीवार पर लगा दिया जाता है। दीवार पर 2-3 दिनों में हम लोग देखते हैं धीरे धीरे व्हाइट शाइनी फिनिश आ जाता है। कैसे आता है उसी को हम लोग यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। आप हमारे साथ साथ इस रिएक्शन को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। रिएक्शन होती है वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों को एज प्रोडक्ट मिलता है, साथ में H2O भी मिलता है। अब हम लोग इन सभी रिएक्टेंट सब्सटेंस की स्टेट लिख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है, नोट डाउन कर लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है। CO2 गैस फॉर्म में होती है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है और H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। हम लोग देख लेते हैं अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे। कैल्शियम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 + 2 3 है। प्रोडक्ट साइड सॉरी यहां पर 2 बाहर होगा। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी 4 है, प्रोडक्ट साइड भी 4 है। ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं एक एक करके। इस केमिकल रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होंगी हम लोग कॉपी पर नोट डाउन करेंगे सभी। जो है स्लैग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ये हम लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। स्लैग्ड लाइम इज यूज्ड एज व्हाइट वॉशिंग बॉल। ये जो स्लैग्ड लाइम होता है इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो ये सॉल्यूशन होता है इसे एज व्हाइट वॉशिंग बॉल्स यूज किया जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों को जो याद रखना है वो है जो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जब इसे दीवार पर लगा दिया जाता है। अब दीवार के आसपास तो एनवायरनमेंट वाली एयर प्रेजेंट होगी और एयर में हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये CO2 जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो हम लोग लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with CO2। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन होती है जो एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 2-3 दिनों में दीवार पर फॉर्म हो जाता है, बन जाता है।
तो हम लोग तीसरी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म एट वॉल, वॉल मतलब दीवार, इन 2 to 3 days, 2 से 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर हम लोगों को दीवार पर दिखाई देती है। और जो ये लेयर होती है, दिस थिनी लेयर फॉर्म्स व्हाइट शाइनी फिनिश। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर दीवार पे फॉर्म होती है, ये व्हाइट शाइनी फिनिश हम लोगों को देता है। और पांचवा ऑब्जर्वेशन हम लोगों को नोट डाउन करना है। हम लोगों ने सुना होगा एक मार्बल स्टोन होता है, मार्बल का भी यही फार्मूला होता है। हम लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि कभी भूले ना, हम लोग कंफ्यूज भी ना हो। कहीं पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है तो वो मार्बल भी हो सकता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मतलब ये जो केमिकल फार्मूला है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है और मार्बल भी हो सकता है। मार्बल हैज आल्सो सेम केमिकल फार्मूला एज कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का भी केमिकल फार्मूला सेम होता है, जो कि होता है Ca कैल्शियम CO3। यही मार्बल का फार्मूला होता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। हम लोगों को याद रखना है। अब इस रिएक्शन में हम लोगों को कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। व्हाइट वॉशिंग के रूम में किस सब्सटेंस को यूज किया जाता है, तो हम लोगों को याद रखना है स्लैक लाइम सॉल्यूशन को व्हाइट वॉशिंग के रूम में यूज किया जाता है। और व्हाइट वॉशिंग करने पर जो शाइनी फिनिश आता है वो किस कारण आता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है। ये भी हमें याद रखना है। और जो मार्बल का फार्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसा सेम केमिकल फार्मूला होता है, हम लोगों को याद रखना है। और इस रिएक्शन को हम लोगों को याद रखना है, हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते। बोर्ड में इस एक्टिविटी जो अभी हम लोगों ने पिछली एक्टिविटी की थी उससे और इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड पर समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर किसी भी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। अगली स्लाइड पर हम लोग समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट क्या होता है? अभी मैंने बताया था, अगर किसी जगह पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? कुछ नहीं, सिंपल सा केस होता है। इसे हम लोग लिख लीजिए
लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट लिखा होता है, कहीं पर लाइम वाटर टेस्ट लिखा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कुछ भी नहीं है, हम लोग अभी पढ़ कर आए हैं, बस हम लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया टेस्ट बना दिया गया है। हम लोगों ने अभी देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है, हम लोगों को जो नया प्रोडक्ट मिलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। अब अच्छा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था इसे हम लोग क्या बोलते थे? स्लैक्ड लाइम। कोई भूलेगा नहीं इसे, बिल्कुल। हमें कोई अगर नाइट में, रात में भी उठाकर पूछ ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, तो हम लोग तुरंत जवाब देंगे स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। इसी स्लैक्ड लाइम को लाइम वाटर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसी स्लैक्ड लाइम का एक और नाम होता है लाइम वाटर। अगर इस स्लैक्ड लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होता है, सभी जगह पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों को मिलता है। अब अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहां पर भी हम लोगों को चेक करना होता है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है या नहीं है, हम वहां पर स्लैक्ड लाइम को लाएंगे। स्लैक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर व्हाइट कलर का हो, साइंटिफिक लैंग्वेज में मिल्की कलर का हो, मिल्की व्हाइट कलर का अगर हो, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर प्रेजेंट है। हम लोग बोल देंगे जो लाइम वाटर टेस्ट है वो पॉजिटिव है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। बस अगर स्लैक्ड लाइम का कलर मिल्की व्हाइट हो जाए तो वहां पर कैल्शियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। बस लाइम वाटर टेस्ट इतना ही था, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अगली स्लाइड पर समझेंगे, अगले रिएक्शन की ओर चलेंगे जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरे रिएक्शन की ओर चलते हैं जो कि था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नई हेडिंग लगा लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर ये रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास एक कंपाउंड होता है, सिंगल कंपाउंड एज रिएक्टेंट होता है। मान लीजिए हम लोगों के पास जो सिंगल कंपाउंड है वो AB है। अब अगर कैसे भी करके ये दो या दो से अधिक नए सब्सटेंस में टूट जाए, जैसे यहां पर AB, A और B, ये दो नए प्रोडक्ट में टूट गया है, इसे तोड़ने के लिए हम लोग या तो हीट देते हैं, चलो नोट डाउन कर लीजिए, या तो हीट देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। अभी हम लोग समझेंगे भी कि ये क्यों दी जाती है, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस हो, तब ये जो कंपाउंड होता है दो या दो से अधिक नए सब्सटेंस में टूट जाता है। अब हम लोग
डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ भी आए, और अगर सबसे जरूरी है कि बोर्ड में नंबर आए। बोर्ड में अगर लिखने को आ जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है तो हम लोग अच्छे से लिख सकें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डेफिनेशन लिख लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन reaction is a chemical reaction. साथ में नोट डाउन भी करते जाइए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड breaks down into two or more product. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। कब? when the energy is supplied as heat। हीट के रूप में एनर्जी सप्लाई की जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड की जाए। थर्ड, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस हो। तीन प्रकार से इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जा सकती है। पहली, या तो हीट के रूप में दी जाए या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दी जाए या फिर सनलाइट प्रेजेंट हो। अब भैया, अब ये एनर्जी देनी ही क्यों होती है? इसको हम लोग एक अपने लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई दो दोस्त करीबी होते हैं, मान लीजिए एक ये दोस्त है ए और एक दोस्त है बी। अगर तीसरे किसी फ्रेंड को आना है और इन दोनों दोस्तों की जो फ्रेंडशिप है उसे खत्म करना है, तो वो इन दोनों को अलग अलग करेगा। कोशिश करेगा कि इसके खिलाफ कुछ बातें इसे बताए और इसकी कुछ बातें इसके खिलाफ इसे बताए। तो वो मतलब यहां पर भी वो एक एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। वो एनर्जी देगा तब इन दोनों की दोस्ती टूटेगी और फिर वो या तो ए के साथ दोस्ती बना लेगा या बी के साथ बना लेगा। ठीक सेम यहां पर जो सी फ्रेंड आया था वही काम हीट करती है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट। सेम जो यहां पर सी वाले स्टूडेंट ने काम किया था वहीं पर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट काम करती है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगली स्लाइड पर। हम लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप समझने हैं। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं। कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अभी एक एक टाइप अच्छे से समझेंगे। पहला टाइप होता है थर्मोलाइसिस। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस।
और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है फोटोलाइसिस। तीनों टाइप एक एक करके अभी हम लोग समझेंगे। थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ये क्या होते हैं? हम अभी एक छोटी सी आपको हिंट दे देते हैं। थर्मोलाइसिस में कुछ जो एज हेल्प रिएक्शन को करवाने के लिए एज हेल्प यूज किया जाता है, वो कुछ ऐसा होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एज हेल्प यूज किया जाता है वो कुछ ऐसी चीज होती है। वैसे आप लोग नाम से भी समझ रहे होंगे। और फोटोलाइसिस में वो तो बनाते ही सबको समझ आ जाएगा, ये क्या है, सन। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे थर्मोलाइसिस क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हम लोगों को समझना है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट कंपाउंड है जो कि है AB। AB जब हम लोग इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये दो नए सब्सटेंस में टूट जाएगा, A और B में। तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम लोगों को हीट देनी पड़ती है। हम लोग लिख लेते हैं, हीट इज गिवन टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड। कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हीट दी जाती है। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देख लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दें। अच्छा, हम लोगों को एक और बात याद रखनी है, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है तो हीट ना हम लोग लिखकर, वैसे कभी कभी हीट भी लिख दिया जाता है, वरना हीट की जगह पर ऐसा ट्रायंगल बना दिया जाता है। उसका मतलब होता है कि यहां पर हीट सप्लाई की गई है या हीट प्रोवाइड की गई है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अच्छा, हम लोगों ने अगर ध्यान दें तो हम लोग इसमें हीट देते हैं, मतलब जितने भी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सभी इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। हम लोग नोट बनाकर ये लिख लेते हैं, एवरी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन every thermolytic decomposition reaction is a endothermic reaction। एक और बात हम लोगों को याद रखनी है,
ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एक कंपनी में जो कंपनियां होती हैं सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करती हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लैम भी बोला जाता है। तो हम लोग एक और नोट बनाकर लिख लेते हैं, क्विक लाइम इज यूज्ड in industry in manufacture of cement। कॉपी पर नोट डाउन बनाकर लिख लीजिए कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है एक कंपनी में सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक करवाया गया है, जिसे हम लोग अगली स्लाइड पर अभी समझेंगे। इस स्लाइड पर जो भी लिखा हुआ है इसे आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर, जिसमें हम लोग समझेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अगली हेडिंग लगा लीजिए। अगली हेडिंग है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी गई है जो हम लोगों को करनी है। सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन नोट डाउन कर लेते हैं। इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है FeSO4। जब हम लोग FeSO4 को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये Fe2O3 में टूट जाता है, एक ए प्रोडक्ट देता है, एक ए सब्सटेंस देता है और साथ में SO2 और SO3 ये दो सब्सटेंस भी देता है। अब हम लोग FeSO4 की स्टेट लिख लेते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है। Fe2O3 भी सॉलिड स्टेट में होता है। SO2 एक गैसियस स्टेट में होता है और SO3 भी गैसियस स्टेट में होता है। अब हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर Fe1 दिया गया है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 2 दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिएक्टेंट साइड भी Fe2 हो गए, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। रिएक्टेंट साइड सल्फर 2 है, प्रोडक्ट साइड भी एक यहां पर एक यहां पर, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट साइड भी सल्फर 2 है। अब हम लोग ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड चेक करते हैं। यहां पर 4 है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 8 हो जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 8 प्रेजेंट है। प्रोडक्ट साइड 3 यहां पर प्रेजेंट है, 2 यहां पर प्रेजेंट है, 3 यहां पर प्रेजेंट है। तीनों को जो हम लोग ऐड करेंगे 3 + 2 + 3, 3 2 5 3 8 हो जाएंगे, जो कि 8 हमारे पास रिएक्टेंट साइड भी है, 8 प्रोडक्ट साइड भी हो गए। अब दोनों तरफ
ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। मतलब हमारे पास जो ये केमिकल रिएक्शन दिया गया है ये पूरी तरह से बैलेंस है। अब हम लोग इसी रिएक्शन में एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो FeSO4 होता है ये ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, जो ये बातें हैं, कलर है केमिकल रिएक्शन का, किसी भी कंपाउंड का कलर है, और जो ये केमिकल रिएक्शन है और जो ऑब्जर्वेशन है, ये सभी हमें याद रखने हैं। इनकी कोई खास ट्रिक नहीं होती, वैसे ट्रिक बना दें लेकिन बेहतर होगा, क्योंकि ये सभी रिएक्शन हम लोगों को अगले साल 11th क्लास में भी काम आएंगी। ट्रिक से हम लोग कुछ दिन याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, बेहतर होगा हम लोग इन्हें मेमोरी में डाल लें जिससे हम लोगों को ये सदैव के लिए याद हो जाए। हम लोगों को याद रखना है FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। अब हम लोग इस रिएक्शन को जब करवाया जाता है हम लोग ऑब्जर्वेशन एक एक देखेंगे। इस रिएक्शन को करवाने पर जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलते हैं उन्हें हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन होती है कि जो है इनिशियली लिख लीजिए, पहली ऑब्जर्वेशन इनिशियली कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन। ये हम लोगों को याद रखना है, फेरस सल्फेट का कलर शुरुआत में ग्रीन कलर का होता है। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो होती है कि जो फर्स्ट फेरस सल्फेट reacts with वाटर। जो ये फेरस सल्फेट होता है सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देन ऑन हीटिंग कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। सबसे पहले ये जो फेरस सल्फेट होता है ये 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, देन इसे हीट किया जाता है। हीट करने पर जो ये फेरस सल्फेट का कलर पहले ग्रीन था ये व्हाइट हो जाता है। उसके बाद जब इस फेरस सल्फेट को दोबारा से हीट किया जाता है तो ये व्हाइट कलर रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो तीसरा हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फर्दर द फेरस सल्फेट is heated and white color change to reddish brown। ये व्हाइट कलर रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। अब इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। अभी कुछ और ऑब्जर्वेशन बचे हैं जिन्हें हम लोग नोट डाउन करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इस स्लाइड को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसे रफ करते हैं। अब जो अगली ऑब्जर्वेशन होती है वो ऑब्जर्वेशन होता है हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है।
फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 4 हम लोग लिखेंगे। चौथा पॉइंट होता है स्मेल ऑफ बर्निंग SO2 एंड SO3 इज ऑब्जर्व्ड। जो SO2 और SO3 प्रेजेंट होता है, इसके रिलीज होने के कारण जो SO2 और SO3 की जलने की स्मेल हम लोगों को महसूस होती है। ये 4 मेजर ऑब्जर्वेशन थे जो कि हम लोगों को लिखने हैं। 5वां भी एक ऑब्जर्वेशन होता है। जब ये रिएक्शन होता है SO2 गैस फॉर्म में होता है, SO3 गैस फॉर्म में होता है। ये दोनों एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे SO3 एंड SO3 SO2 आर एयर पोल्यूटेंट। ये दोनों एयर पोल्यूटेंट होते हैं। ये 5 इस रिएक्शन की मेजर ऑब्जर्वेशन हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अगले स्लाइड पर समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम लोगों ने करवाया था, इसमें हम लोगों ने देखा था FeSO4 सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फिर कलर चेंज होकर ग्रीन से व्हाइट आता है, उसके बाद रेडिश ब्राउन आता है। वो कैसे आता है तो हम लोग उसे भी अब समझ लेते हैं। सबसे पहले जो FeSO4 होता है, ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, 7H2O के साथ रिएक्ट करता है। एक ग्रीन कलर का होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। इसे जब हम लोग हीट देते हैं तो रिएक्ट करके वही सेम FeSO4 दे देता है। बाकी जो H2O होता है वो एनवायरनमेंट में उड़ जाता है और हमें यहां पर कलर मिलता है व्हाइट कलर। अब अगर फर्दर इसी FeSO4 को हीट किया जाए, इसी FeSO4 को जब फर्दर हीट किया जाता है तो हम लोगों के पास जो फाइनल कंपाउंड आता है, फाइनल सब्सटेंस आता है, वो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 मिलता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। SO2 SO3 एनवायरनमेंट में चले जाते हैं क्योंकि गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये एयर पोल्यूटेंट का काम करते हैं, हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। और जो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है, ये फाइनली हमें मिलता है रेडिश ब्राउन कलर का मिलता है। नोट डाउन कर लीजिए, ये रेडिश ब्राउन कलर का मिलता है। इसको भी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। अगली हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जो सेकेंड टाइप था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप का, वो था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम लोग
इसी को समझने जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या हुआ? कुछ इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं आप क्या? अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है AB। AB हमारे पास कोई कंपाउंड है, इसे हम लोगों को तोड़ना है दो सब्सटेंस में। उसके कंस्टिट्यूएंट में एक A है, एक B है। इसे हम लोग कैसे तोड़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। लिख लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। जब किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाए तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी अच्छे से समझने के लिए, ताकि हमें बोर्ड में फुल नंबर मिले। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है, इन दिस रिएक्शन, इन electrolytic decomposition reaction, in electrolytic decomposition reaction, electric current is used. Electric current is used to break down compound into its constituent और आयंस। डेफिनेशन बोलती है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स और आयंस। मतलब कंपाउंड को उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हो या जो आयन हो उनमें उसे ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर समझेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एक इसका फेमस एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी गई है और इसे हम लोग 11th क्लास में बहुत ही डीप से भी समझेंगे। अभी हम लोग अगली स्लाइड पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इस डेफिनेशन को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं इसका। इसमें क्या होता है, H2O को सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर ये जो H2O होता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है H2 + O2 में। अब जो H2O होता है ये लिक्विड होता है। H2 हम लोग अच्छे से इसे लिख लेते हैं कलर्ड करके। H2O लिक्विड होता है, H2 गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है। अब हम लोग
इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 2 है। मतलब हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बीकर ले लिया, हम लोगों ने एक बीकर ले लिया। अब इस बीकर में हम लोगों ने वाटर को फिल कर दिया। मान लीजिए यहां तक ये वाटर है, इस बीकर में वाटर को फिल कर लिया। अब एक हम लोगों ने 2 हम लोग ग्रेफाइट रॉड लाएंगे, कलर्ड बना लेते हैं हम लोग पहले से। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रेफाइट की रॉड ए है और एक यहां पर लगी हुई है। 2 हमारे पास ग्रेफाइट की रॉड आ गई। यहां पर लिख लीजिए ए है ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड। अब इन दोनों रॉड को एक हम लोग बैटरी बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, अब बैटरी ये जो रॉड थी, इसकी एक रॉड को हम लोग एनोड पॉजिटिव से लगा देते हैं। ये पॉजिटिव है, मान लीजिए ये निगेटिव है, तो ये वाली ग्रेफाइट रॉड एनोड बन गई हमारी। दूसरी वाली निगेटिव है, तो ये वाली हम लोगों की कैथोड हो गई। हम लोग चलिए यहां पर लिख लेते हैं कैथोड। अब जो हमारे पास एक ग्रेफाइट रॉड है, यहां पर हम लोग एक ऐसे उल्टी टेस्ट ट्यूब लाते हैं, एक यहां पर और सेम एक टेस्ट ट्यूब यहां पर। अब हम लोग यहां पर एक स्विच हो गया। जब इस स्विच को हम लोग ऑफ करेंगे, यहां पर एक स्विच है, जब यहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तब हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि एनोड पर और कैथोड पर, इसे हम लोग ब्लैक कलर से ही डॉट्स बना लेते हैं, ये बबल है। टेस्ट ट्यूब में एनोड पर भी और कैथोड पर दोनों तरफ हम लोगों को बबल्स आते हुए दिखाई देंगे। तुम लोग लिख लेते हैं एनोड पर भी बबल्स और कैथोड पर भी हमें बबल्स दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये जो एनोड पर बबल्स होते हैं, ये होते हैं ऑक्सीजन के। ये बात हम लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ये पूछा जाता है एनोड पर जो बबल होते हैं वो किस चीज के होते हैं, और जो कैथोड पर बबल्स होते हैं वो होते हैं H2 हाइड्रोजन गैस के। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसे भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम लोग जब बाद में देखें
तो कंफ्यूजन ना हो, ये है टेस्ट ट्यूब। अब हम लोगों को इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस एक एक करके नोट डाउन करनी है, उन्हें हम लोगों को भूलना नहीं है। अच्छा, एक और चीज इसमें, जो ये वाटर हम लोगों ने लिया था यहां पर, ये जो वाटर लिया था इसे हम लोग रेड से यहां पर लिखते हैं वाटर। ये जो वाटर था ये एसिड वाटर था। अगर इस कंपाउंड में हम नॉर्मल वाटर लेते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी को चूंकि हमें इस सॉल्यूशन में कंडक्ट करवाना है, इसलिए वाटर को एसिडिक बनाना जरूरी है। वाटर जब एसिडिक हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट की जा सकती है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशंस को लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए ऑब्जर्वेशन। अब ये जो हमारे पास सिस्टम है, इसमें जब हमने बैटरी ज्वाइंट की और स्विच ऑन किया, हमने ग्रेफाइट रॉड को इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास की तो ऑब्जर्व किया कि जो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब लिए थे उनमें ऊपर साइड बबल्स दोनों पर, कैथोड पर भी एनोड पर भी देख सकते हैं। यहां पर भी ये बबल्स, यहां पर दोनों तरफ बबल्स फॉर्म हुए। तो पहली ऑब्जर्वेशन है, हम लोग लिख लेते हैं बबल्स आर फॉर्म्ड एट बोथ रॉड्स। दोनों रॉड पर हमें बबल्स मिले, एक जगह पर ऑक्सीजन के, एक जगह पर हाइड्रोजन के। डिस्प्लेसिंग, अब बबल्स मिले तो उन्होंने किसी की तो जगह ली होगी, उन्होंने वाटर को वहां पर डिस्प्लेस कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे बबल्स आर फॉर्म एट बोथ रॉड्स डिस्प्लेसिंग वाटर। अब ये थी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड, ब्रैकेट में लिख लीजिए निगेटिव रॉड। वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड नेगेटिव रॉड इज डबल्ड एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड। मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों को कैथोड पर हाइड्रोजन मिली उसका वॉल्यूम डबल है जो हम लोगों को एनोड पर ऑक्सीजन मिला। कैथोड का वॉल्यूम 2 टाइम्स है ऑक्सीजन के वॉल्यूम के। ये हम लोगों को ऑब्जर्वेशन मिली। अब हम लोग तीसरी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। आई होप वीडियो को पॉज कर लीजिए और दोनों ऑब्जर्वेशन को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग तीसरी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तीसरी ऑब्जर्वेशन है
कि जो कैथोड थी, ए वाली रॉड, निगेटिव बैटरी टर्मिनल जिसमें निगेटिव से लगा था, कैथोड। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है, कैथोड पर हम लोगों को मिली हाइड्रोजन गैस। ये हम लोगों को याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यू टाइम में कि कैथोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा। H2 कैथोड पर मिलेगा और एनोड पर हमें बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड लगी है उसे एनोड बोलते हैं। एनोड पर हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस O2। ये ऑब्जर्वेशन कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अब नोट डाउन आपने कर लिया होगा, इसे हम लोग रफ करते हैं। अब जो ये सिस्टम पूरा था, जो ये पूरा हम लोगों ने रिएक्शन करवाया, इससे कंक्लूजन क्या निकला, अब हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन एक सिंपल सा कंक्लूजन है कि जब हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो जो वाटर के कंस्टिट्यूएंट थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो दोनों टूट गए। तो हमें इसमें सिंपल सा लिखना है, वाटर डिकम्पोजेज into its constituent oxygen and hydrogen atom। जो वाटर था वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। ये सिंपल इस एक्टिविटी का कंक्लूजन था जो हम लोगों ने लिख लिया। हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं। जो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा वो 2 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन O2 से। ये होता है वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई मास। अब यहां तक हम लोगों ने इसका कंक्लूजन लिख लिया। अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स देखेंगे, जैसे हमने इसमें वाटर एसिड ही क्यों यूज किया था। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बोर्ड्स में, व्हाई वाटर एसिड इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में वाटर एसिडिक ही क्यों यूज किया गया, सिंपल क्यों नहीं यूज किया गया। तो सिंपल सा इसका आंसर है, प्योर वाटर डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। चूंकि हमें इस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तभी हमारा रिएक्शन होगा, इसलिए वाटर को एसिडिक बना लिया जाता है। वाटर एसिडिक बना लिया जाता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब वाटर एसिडिक हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ये हम लोग अगले चैप्टर में, जो कि एसिड बेस एंड साल्ट्स है, उसमें हम इसे अच्छे से समझेंगे कि जब वाटर एसिडिक हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है। अब यहां तक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोगों को
एक देखना है बर्निंग कैंडल टेस्ट, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बोर्ड में भी कभी कभी से पूछ लिया जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें अच्छे से समझना है। अब बर्निंग कैंडल टेस्ट क्या होता है? जब हम किसी कैंडल को, जलती हुई कैंडल को, टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, इसे हम लोग इधर ऐसे लाते हैं, यहां पर हाइड्रोजन था, एक कैथोड वाली हो गई टेस्ट ट्यूब, यहां पर ए वाली टेस्ट ट्यूब एनोड वाली हो गई, कैथोड वाली में होगा हाइड्रोजन, एनोड वाली में था ऑक्सीजन। अब अगर हम एक बर्निंग कैंडल को यहां पर ले आए, मान लीजिए हम लोग एक कैंडल बना लेते हैं, पहले यहां पर एक कैंडल ले आए, ये अभी जल रही है। जब हम लोग इसी कैंडल को कैथोड के पास लाएंगे तो इसमें पॉप साउंड होगा, पॉप साउंड होगा खूब तेजी से, तुरंत एक कैंडल बुझ जाएगी। लेकिन जब इसी कैंडल को हम लोग यहां पर लाएंगे, ये जो एनोड वाली ऑक्सीजन, जिस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन था, एनोड से हम लोग जो टेस्ट ट्यूब लाए थे, ये ब्राइट लाइट के साथ और अच्छे से जलने लगेगी। इससे कंक्लूजन क्या निकला? जब हम कैंडल को, जो टेस्ट ट्यूब कैथोड पर थी जिसमें हाइड्रोजन के बबल्स थे, वहां पर कैंडल लाए तो एकदम खूब तेजी से पॉप साउंड हुआ और वो बुझ गई। वही कैंडल जब हम लोग एनोड वाली टेस्ट ट्यूब के पास ले गए जिसमें ऑक्सीजन था, कैंडल और अच्छे से जलने लगी, ब्राइट लाइट के साथ जलने लगी। सिंपल सा कंक्लूजन इससे निकलता है। कंक्लूजन इससे है कि जो हाइड्रोजन होती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है, वो बर्निंग सपोर्ट, बर्न तो होना चाहती है, कम, इसे अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, हाइड्रोजन कंबस्टिबल होती है। ए कंबस्टिबल का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो जलने में सहायक हो, जो खुद मतलब आसानी से जल सकें, लेकिन अब इससे सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है जो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस जो हमें कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब से मिली, एक कंबस्टिबल तो होती है। कंबस्टिबल का भैया मतलब क्या हुआ? ऐसे सब्सटेंस जो खुद जलते हैं, अगर उन्हें जलाया जाए तो वो खुद जलेंगे। हाइड्रोजन कंबस्टिबल तो होता है, लेकिन बट कंबस्टिबल होता है, बट डोंट सपोर्ट बर्निंग, डोंट सपोर्ट बर्न। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन खुद जलता तो है, लेकिन वो जलने में सहायक नहीं होता। दूसरा कंक्लूजन है ऑक्सीजन, जो हमें एनोड पर मिला, हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन कंबस्टिबल नहीं होता है, यह जलता तो नहीं है, लेकिन जलने में सहायक होता है।
but helps burn. अगर सोचो, अब एक चीज सोचो, अगर हाइड्रोजन जलने में सहायक होता और कंबस्टिबल भी होता, हमारी एयर में तो हाइड्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट है, पूरे एनवायरमेंट में अपने आप आग लग जाती। अगर ऑक्सीजन कंबस्टिबल भी होता, मतलब ज्वलनशील भी होता, और जल हेल्प करता है जलने में भी, जो कि अभी करता है, लेकिन कंबस्टिबल नहीं होता। अगर सोचो ये कंबस्टिबल भी होता और बर्न करने में हेल्प भी करता, तो पूरे एनवायरनमेंट में हर समय आग जलती रहती, कभी बुझती ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट है, हम लोग सांस भी ऑक्सीजन की मदद से लेते हैं, इसलिए एक कंबस्टिबल नहीं होती, हेल्प करती है जलने में। अच्छा, एक और चीज हम लोगों ने देखी होगी, कहीं पर अगर आग लग जाए, जैसे गैस सिलेंडर जलने लगता है हमारी रसोई में कभी कभी, तो हम लोग क्या सेफ्टी लेते हैं, किसी कंबल को ढक देते हैं। कंबल से मतलब जो जहां पर गैस सिलेंडर जल रहा होता है उसे ढक देते हैं, या कहीं आग लगी होती है तो हम लोग बालू डालते हैं, पानी डालते हैं, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो जलना बंद कर देता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो यहां पर दोनों मिल रहे थे हमें बबल्स के रूम में, हम लोगों ने कंक्लूजन देख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और पूरी स्लाइड को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगली स्लाइड पर। तो हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप था। हम लोग अंतिम टाइप पर आ चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो ये केमिकल रिएक्शन होता है, दीज केमिकल रिएक्शंस आर initiated by sunlight। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें सनलाइट की आवश्यकता होती है। अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान एक कंपाउंड होता है AgCl, इसका रिएक्शन करवाने के लिए हमें सनलाइट की आवश्यकता होती, तो लिख लीजिए सनलाइट। रिएक्शन होने के बाद जो AgCl दो कंपाउंड में टूटेगा, दो सब्सटेंसेस में टूटेगा। पहला है Ag सिल्वर, दूसरा है क्लोरीन। अब इस कंपाउंड को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट साइड एक एज सिल्वर दिया गया है, प्रोडक्ट साइड भी एक है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट साइड दो है। मतलब हमें रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर भी सिल्वर 2 हो गई, तो हमें यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब हम लोग जो एक कंपाउंड दिया गया है इसकी फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। AgCl हम सभी को पता है सॉलिड होता है। जो ये सिल्वर एटम होता है ये भी सॉलिड होता है। क्लोरीन गैस होती है। अब हम लोगों को इसमें AgCl का कलर याद रखना है और ये जो सिल्वर है इसका भी कलर याद रखना है। AgCl का कलर जो होता है वो व्हाइट कलर होता है। इसे हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जैसा कि हम पहले भी बताए थे बोर्ड क्लास में कलर पूछ लिया जाता है MCQ टाइम में। और जो Ag होता है इसका जो कलर होता है इसका कलर होता है ग्रे कलर का। एक कलर बहुत जरूरी है हमें याद रखने, इन्हें हम लोग भूल नहीं सकते। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। हम लोगों को रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट फिर से वही Ag प्लस ब्रोमाइड मिलेगा Br2। अब हम लोग फिर से इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। Br2 है। अब हम लोगों को बैलेंस करना मेरे लिए बहुत आसान हो चुका होगा। अब AgBr सॉलिड होता है, सिल्वर भी सॉलिड होता है, अभी हम लोगों ने यहां पर भी देखा था। Br ब्रोमीन गैस होती है तो ये गैसियस G हम लोग यहां पर लिखेंगे। अब AgBr का जो कलर होता है वो लाइट येलो कलर होता है। हम लोगों को कलर याद ही रखना है। इसका कलर होता है लाइट येलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Ag इसका कलर ग्रे, सेम अभी ऊपर भी हम लोगों ने लिखा था। अब दोनों कंपाउंड को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इनमें हम लोगों को एक बात और याद रखनी है। ये जो सिल्वर हैलाइड होते हैं, नोट बनाकर लिख लीजिए। नोट ये फोटोग्राफी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उनमें यूज किया जाता है। तो लिखना हम लोगों को है दीज रिएक्शंस आर यूज्ड, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी उसमें ये रिएक्शंस यूज होते थे। अब इस स्लाइड को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोगों को लास्ट रिएक्शन समझना है आज के इस लेक्चर का। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। उसे हम लोग डीप से समझ लेते हैं क्योंकि वह बोर्ड में पूछा जा सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब क्या होता है इसमें, मान लीजिए अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक बीकर में रख दें, ये हम लोग एक बीकर बना लेते हैं। मान लीजिए इसमें ये सिल्वर क्लोराइड रखी हुई है। जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो इनिशियली व्हाइट होता है। यहां पर मान लीजिए
सूर्य भगवान जी निकले हुए हैं। सूर्य भगवान की रोशनी हमारी सिल्वर क्लोराइड पर मान लीजिए ऐसे पड़ रही है। अब कुछ समय के बाद जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के साथ रिएक्शन कर लेगी तो ये ग्रे कलर में बदल जाएगा। जो ये व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था इसका कलर ग्रे हो जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन के रूम में लिख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इनिशियली सिल्वर क्लोराइड का कलर AgCl का कलर व्हाइट है। जब रिएक्शन हुआ, आफ्टर रिएक्शन इट्स कलर चेंजेज, बदल जाता है और वह कलर ग्रे हो जाता है। और एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया कि जो क्लोरीन गैस होती है वो रिलीज हो जाती है। क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। हम लोग वो भी लिख लेते हैं। क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। अब इस रिएक्शन का हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन हम लोग यहां पर लिख लेंगे। कंक्लूजन सिंपल सा कंक्लूजन है। देन जब सनलाइट AgCl पर पड़ती है तो यह इसके कंस्टिट्यूएंट सिल्वर और क्लोरीन में एटम्स को ब्रेक कर देता है। इट ब्रेक्स AgCl in its constituent Ag and chlorine Cl2 सिल्वर और क्लोरीन में बदल देता है, ब्रेक कर देता है। इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। और जो ये रिएक्शन था पूरा एग्जाम्पल था फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरी स्लाइड नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप हैं, वो हम लोगों ने समझे। अब ये लेक्चर काफी लॉन्ग हो गया होगा। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक समझते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, जो 2 बचे हुए रिएक्शन थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद एक और लेक्चर लगेगा, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।